Hi everyone, welcome. Today we are discussing something very important for from the point of view of UPSC Sociology means. It is to understand the difference between knowing sociology and writing sociology. तो हमने थ्योरीज पढ़ लिए, थिंकर्स देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम जस्ट डजंट टेस्ट how much we know. It tests how clearly and effectively we can write that knowledge in answer form. So I am planning to see how to bridge that gap. उसी के continuation में I want to begin with understanding what is the difference between knowing sociology versus writing sociology. अगर बहुत सिंपल में समझें तो knowing sociology is loving and understanding the subject. जब आप उसको अच्छे से एकदम फाउंडेशनल लेवल से पढ़ते हैं तो जैसे जैसे सोशियोलॉजी को पढ़ते जाइएगा आपको अपने आसपास की चीज़ें समझ में आने लगती हैं और आपका पर्सपेक्टिव जो है एक तरह से निखरने लगता है, खिलने लगता है। तो आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से लगाव हो जाता है, आप सब्जेक्ट को समझने लगते हैं। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन राइटिंग सोशियोलॉजी इज नाउ turning this love, this understanding into structured, concise and examiner friendly answers. मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ और बहुत पहले आई थिंक आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. माई फादर एक्चुअली वॉज वेरी गुड एट आंसर राइटिंग. मतलब उनके अपने टाइम पर जब भी वो कुछ लिखते थे तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लिखते थे. हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी उनकी. आई लॉस्ट हिम मच बिफोर आई कुड राइट यूपीएससी. लेकिन मुझे यहाँ पे ये एक छोटी सी कहानी रेलेवेंट लगती है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. उन्होंने मुझे एक बार समझाया था कि कोई भी चीज़ को समझना, जानना, उसको पढ़ लेना और फिर उसको एक्सप्रेस करना, मतलब आंसर के फॉर्म में अच्छे से लिखना. इट इज़ लाइक कलेक्टिंग फ्लावर्स. जैसे आपको माला बनाना है, एक सुंदर सी माला बनाना है, तो आप सुंदर सुंदर फूल कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग फ्लावर्स. आपने बहुत सुंदर सुंदर फूल कलेक्ट कर लिए, रोज, गेंदा, जैस्मिन, जो भी फ्लावर्स हैं आपने कलेक्ट किए, उनको आपने बहुत करीने से सजाया, कलेक्ट किया. लेकिन अब जरूरी है गार्लैंड बनाना, एक माला क्रिएट करना. तो लेकिन जब माला बनाना होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है, वी नीड टू हैव एन आई फॉर द डिटेल कि पहले कौन आएगा, फिर बाद में कैसे लगाएंगे. जब ये जब ये प्रैक्टिस हो जाता है, ये चीज़ हम अच्छे से कर पाते हैं, तब आप देखिएगा कि माला में उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, किस तरह से उसको जोड़ जोड़ के लगाया गया है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वीव होके आता है. So understanding this, that which flower comes first, which goes next, and how to weave them with a thread. Now that arrangement is actually what makes garland beautiful. आंसर राइटिंग भी उसी तरह से है. मुझे ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगता है और ये यहाँ पे कितना सटीक बैठता है कि जब हम फूलों की तरह कॉन्सेप्ट्स को, थिंकर्स को, अपने कंटेंट को बहुत सुंदर से सजाते हैं, पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, वो सब तो हमने कर लिया. लेकिन अब आया गार्लैंड मेकिंग. मतलब एक थ्रेड के द्वारा उन सभी को पिरो लेना कि पहले क्या लिखेंगे, फिर बॉडी में क्या लिखेंगे, फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कैसे एग्जाम्पल से उसको सजाएंगे. ये आई फॉर डिटेल जो है ये प्रैक्टिस से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे फ्लावर्स कलेक्ट किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. लेकिन उसके बाद उसको सजाना कैसा है, कैसे है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि फाइनल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है आंसर का, या लाइफ में कहीं और भी, उसी को लोग एक्चुअली देखते हैं. हमने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, क्या किया है, वो प्राय छिप जाता है, दिख नहीं पाता है. नोइंग सोशियोलॉजी ये क्या होता है, एक हम लोग क्विक में इसको समझते हैं कि हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली. इट लुक्स लाइक दैट वी हैव
हमने जो अपने फाउंडेशनल किताब है जिसको हमने सेलेक्ट किया, चाहे वो हार्लम बुक्स हो या कोई और दूसरी किताब हो, जिसको हमने फाउंडेशनल लेवल पे समझने के लिए सिलेक्ट किया है, इग्नू के नोट्स हो गए, पेपर 2 के लिए राम आहूजा हो गया, तो ये है कि इन किताबों को हम पढ़ रहे हैं, जो जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको पढ़ रहे हैं। फिर पढ़ने के बाद हम एक कॉन्वर्सेशनल लेवल पे आ जाते हैं। आपने प्राय देखा होगा कि रिलैक्स करते समय चाय वाय पीते हुए लोग डर्कहाइम और वेबर मार्क्स को अपने कॉन्वर्सेशन में कोट करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका एक डेप्थ आने लगा है, सब्जेक्ट को आप समझ चुके हैं, अब आप उसको अपनी भाषा में भी प्रयोग करने लगे हैं। आप अपने दोस्तों को या अपने दिमाग में भी थ्योरीज को एक्सप्लेन करने लगते हैं और कई बार कोट्स कर रहे हैं वेबर्स के ब्यूरोक्रेसी को, डर्कहाइम के अनोमी को। आपको अच्छा फील होने लगता है कि हाँ मुझे ये चीजें आ रही हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इट बिल्ड्स लव फॉर दिस सब्जेक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है उस सब्जेक्ट से आपको लगाव होना, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। एक अकेडमिक लेवल पे उस चीज़ को समझने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, डेप्थ आता है। लेकिन अगेन लिमिटेशन यही है कि इट स्टेज अकेडमिक। जब तक हम इसको एग्जाम के लैंग्वेज में, एग्जाम का अपना लैंग्वेज है, उसको हम नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे, तब तक एग्जाम में हमको मार्क्स फेच नहीं होते हैं। तो ये है नोइंग सोशियोलॉजी, ये वाला पार्ट कि ऐसा दिखता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, राइटिंग सोशियोलॉजी। एग्जाम में सोशियोलॉजी के आंसर्स लिखना किसी परफॉर्मेंस से कम नहीं है। ये एक बिल्कुल एक परफॉर्मेंस स्किल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंसर राइटिंग के लिए हमारा कंटेंट और स्किल दोनों इम्पोर्टेंट है। तो हमने चीज़ों को समझ लिया, उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उसको हम अपने कॉन्वर्सेशन में ले आए, तो अब हमको चीज़ें आने लगी हैं। लेकिन अब ये है स्किल, अब उसको हमको दिखाना भी है, परफॉर्म करके बताना है। तो ये बिल्कुल एक परफॉर्मेंस स्किल है। ये है कि हमने क्वेश्चन लिया, उसको हम वर्ड लिमिट के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर, स्पेस लिमिट के अंदर, काफ़ी लिमिटेशंस है, और एग्जामिनेशन कंडीशंस के अंदर जहाँ पे हमको एंजाइटी भी है, हम परेशान भी हो रहे हैं कि क्या हमको इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। ये कंप्लीटली परफॉर्मेंस प्रेशर के अंदर 150-250 वर्ड्स में चीज़ों को लिखना विद सो मेनी लिमिटेशंस, ये एक परफॉर्मेंस है उस दिन के लिए। तो राइटिंग सोशियोलॉजी में आप इन सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं कि हमने कितना भी पढ़ लिया, बट उस दिन हमको उसको वहां पर लिख कर दिखाना है। आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट को बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस कर करके आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका हो, क्योंकि ये तो गोल्डन रूल है। चाहे इसमें आप कितने भी चेंजेस कर लें, इंट्रो 10 प्रकार के बना लें, कंक्लूजन 10 प्रकार के बना लें, लेकिन इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ये तो हमेशा रहेगा। अब इसमें आप कैसे इसको और सुंदर निखार सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग में ही थिंकर्स, एग्जाम्पल या डायग्राम भी इसको ऐड करना आपको आ गया। तो ये जब आप अपने नॉलेज को इस परफॉर्मेंस स्किल में कन्वर्ट करते हैं, तभी आपको मार्क्स फेच होते हैं। यही आपको एग्जामिनर को आप दिखा पाते हैं कि आपको सोशियोलॉजी पता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं आप उसको बता सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस इस पे बना रहता है, और ये मेरा अपना पर्सनल भी बहुत बड़ा एक्लीज हील था, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, आंसर राइटिंग। क्योंकि चीज़ों को हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें वो स्किल भी तो सीखना पड़ेगा। राइटिंग सोशियोलॉजी वो स्किल भी आना पड़ेगा, लेकिन इसका एक बैलेंस होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका एक बैलेंस होना चाहिए कि हम एटलीस्ट, जैसे हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम कैसे एग्जाम के लिए तैयारी करते थे कि वो चैप्टर पढ़ने के बाद में उसके पीछे में क्वेश्चंस दिए होते हैं, तब हम उसको बनाते हैं। उसी तरह से अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है तो फिर आप उसके आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बिना पढ़े, मतलब बिना फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कम से कम हमको थिंकर्स और मेथोडोलॉजी, मतलब ये फाउंडेशनल लेवल की चीजें, इतना तो हमें उसका इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं हो, तो कम से कम हम अवेयर हों, अच्छे से अवेयर हों, तभी हमको ये स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाता है कि फिर हम वेग आंसर्स रिपीट करने लगते हैं।
मतलब ये स्किल, ये परफॉर्मेंस स्किल भी तो तभी हम यूज करेंगे जब हमारे पास अस्त्र शस्त्र होंगे, मतलब कंटेंट्स होंगे। अदरवाइज हम क्या परफॉर्म करने जाएंगे? तो एक बैलेंस होना चाहिए कि ना ही ऐसा हो कि हम पूरा का पूरा समय तैयारी करने में लगा दिए, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है, इस सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है। बहुत 10 तरीके से चीजों को समझाया जा सकता है, निखारा जा सकता है। तो और एट द सेम टाइम उसको बहुत जल्द भी नहीं कर लेना है, कुछ एक फाउंडेशन क्रिएट होने के बाद ही करना है, ताकि हम डिसहार्टन नहीं हो, हम वेक टाइप के आंसर्स नहीं लिखने लगे, ताकि उससे भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आपको एकदम कम से कम मार्क्स वेबर डर्कहाइम इतना तो पता चल जाए हमें। और अगर हम थिंकर्स कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सोसाइटी के सारे जो सिस्टम्स हैं उसको तो हमने टच कर ही लिया, अगर हम थिंकर्स कर लेते हैं और मेथोडोलॉजी पढ़ लेते हैं तो हमारा उनको मतलब थिंकर्स ने कैसे उन चीजों को बताया है उसको समझने का, वो भी तो हमको समझना है ना, वो कैसे बता रहे हैं, वो समझने का भी हमारा कैपेसिटी आ जाता है, एबिलिटी आ जाता है। तो इस लेवल तक अगर हम पहुंच चुके हैं, टॉपिक को हमने एटलीस्ट कवर कर लिया है एक बार कम से कम, तो हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर उसको हम इग्नोर कर देते हैं तो डीप नॉलेज हमें आ भी गया तो क्या फायदा? मतलब सिर्फ कॉन्वर्सेशन में हम चीजों को बता पाएंगे और हमको लगेगा कि हम इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है और बहुत डाइवर्स फील कर रहे हैं, बट अदरवाइज हम उसको एग्जाम में जब नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर के लिए तो ये हमारी सारी मेहनत इनविजिबल है, पानी हो जाएगा ये सब कुछ, और हो ही जाता है। और मैंने खुद इस चीज को सफर किया है और बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है, और लगता है कि हमें चीजें आती थी लेकिन हम बता नहीं पाए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आंसर राइटिंग सीरीज या ऐसा कुछ स्टार्ट करने से पहले सोशियोलॉजी को जानना और सोशियोलॉजी को लिखना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और उसको ब्रिज करना क्यों जरूरी है, ये हम थोड़ा सा समझ लें। इसी के लिए मैंने ये वाला जो वीडियो है बनाया है। इस डिफरेंस को दिखाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये यूपीएससी 2025 के पेपर का ही क्वेश्चन है, पेपर 1 का। इसमें क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज कॉमन सेंस, हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन। तो अगर हमने सोशियोलॉजी को पढ़ लिया है, समझ लिया है, कॉमन सेंस पेपर 1 के एकदम स्टार्टिंग में ही टॉपिक है, उसको पढ़ लिया है, तो हम, लेकिन हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमने जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो हमारा आंसर ऐसा रिफ्लेक्ट हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल डिफरेंस को समझने के लिए। तो लेट्स जस्ट रीड इट, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमन सेंस इज द ऑर्डिनरी नॉलेज दैट पीपल यूज इन डेली लाइफ। इट इज नॉट साइंटिफिक एंड इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीव्स. Sociology is also about society, but it is more systematic. Sociology often looks like common sense, but it is not the same. Common sense is based on assumptions, but sociology uses scientific methods. Sociology also criticizes common sense beliefs when they are wrong. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड इन कॉमन सेंस, बट सोशियोलॉजी शोज इट इज इनइक्वालिटी। सो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस आर कनेक्टेड बट ऑल्सो डिफरेंट। तो अगर देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं बताया गया है, बाकी सभी चीजें जो है सही हैं, और सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, एग्जाम्पल सभी कुछ बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ पे आ गई है? ये ऐसा पढ़ने से लगता है जैसे कि कोई स्कूल का एसे टाइप का है, मतलब ब्रॉड स्टेटमेंट्स हैं इसमें, इसमें कोई थिंकर का नाम या कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप पहले तो आप देख रहे होंगे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इसमें। जैसे जैसे हमें याद आती गई हैं चीजें, हमने पढ़ी हैं चीजें, तो जैसे जैसे हमें याद आती गई चीजें हम उसको लिखते गए हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके दिमाग में आता है इसको काटे नहीं, गंदा नहीं करें, तो फिर लिखते जाते हैं। एग्जामिनेशन कंडीशन बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो गंदा नहीं करें, स्पेस भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, आप कमिटेड हो गए, अब आपका एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट हो गया कि अब आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको लिखते जाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन ठीक से लिखेंगे। तो बहुत तमाम चीजें उस समय दिमाग में चल रही होती हैं, दिमाग एकदम कौंध रहा होता है, तो उतना शांत नहीं रहता कि हम उस वक्त डिसीजन मेकिंग कर सकें जल्दी जल्दी। तो अब आप आंसर, आपको आ रही हैं चीजें, आपको लग रहा है कि हम ठीक ही बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिसिंग है, स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। दूसरा है कि स्ट्रक्चर के बाद में ये पढ़ने में से ऐसे टाइप का ब्रॉड स्टेटमेंट्स टाइप का लग रहा है, इसमें कोई थिंकर नहीं है। अगर ये करेक्ट भी है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे कि जनरल नॉलेज टाइप का प्रेजेंट कर दिया गया है, ये थोड़ा सा पुट ऑफ टाइप का लगता है। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन का ये आंसर मैं दूं और दूसरा कोई आंसर जो अभी हम लोग देखेंगे तुरंत, तो फिर आप इसको चूज नहीं कर पाइएगा। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, एग्जामिनर स्ट्रगल करने लगते हैं कि इसको क्या मार्क्स दे, मतलब एवरेज मार्क्स दे के
छोड़ देंगे या बिलो एवरेज भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनको कैसा लग रहा है ये। तो ये फेल हो जाता है। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है? इट रीड्स लाइक अ स्कूल एसे, नॉट एन एग्जाम आंसर। इसमें थिंकर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन सब ब्लड है, एक में ही घुसा हुआ है सब कुछ। एग्जामिनर नाउ स्ट्रगल्स टू लोकेट द पॉइंट्स, उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो ये सोशियोलॉजी की तरह उनको नजर नहीं आ रहा है, जनरल नॉलेज की तरह ऐसा दिख सकता है। तो इसीलिए ये फेल कर जाता है, यही यहाँ पे की मिस्टेक है। तो अगर हमारा आंसर इस तरह से प्रेजेंट होगा तो ये बिलो एवरेज मार्क्स में रेंज में आकर रह जाएगा, जबकि हमने यहाँ पे जितना कुछ गलत नहीं बताया है, सही बातें बताई हैं, एग्जाम्पल भी दी है, उसके बावजूद, क्योंकि यूपीएससी इज टेस्टिंग सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन नॉट एवरीडे एक्सप्लेनेशन, मतलब कैसे हम अपने बातचीत के बोलचाल की भाषा में चीजों को समझा रहे होते हैं, उसको वो टेस्ट नहीं कर रहा है, उसको आप कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं उसको भी वो टेस्ट कर रहा है वहां पर। अब हम आते हैं राइटिंग सोशियोलॉजी। अगर सेम क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में प्रेजेंट करते हैं तो वो कैसा दिखता है? क्वेश्चन वही है, व्हाट इज कॉमन सेंस एंड हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हमारा मैंडेट क्लियर है, इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि पूछा जा रहा है व्हाट इज कॉमन सेंस, मतलब डेफिनेशन पे फोकस है। दूसरा फोकस है रिलेटेड, यानी कि डिफाइन प्लस रिलेशन, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लाएंगे कि कॉमन सेंस रिफर्स टू दी taken for granted ideas, assumptions and everyday knowledge used by people in daily life. Sociology by contrast is a systematic and scientific study of society. तो यहाँ पर आपने पहले में ही उसको डिफाइन कर दिया कॉमन सेंस को, प्लस आप जो अच्छा सा डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो आपके वर्ड्स हैं जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड आइडियाज, अजम्पशंस, एवरीडे नॉलेज, ये सोशियोलॉजिकल टोन को प्रेजेंट कर रहा है। फिर आपने बताया कि सोशियोलॉजी बाय कॉन्ट्रास्ट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट दे दे रहे हैं जिससे कि इट इज फ्रेमिंग द होल आंसर, ये आगे क्या आने वाला है उसको ये सिग्नल कर रहा है। क्योंकि इतने अच्छे से आपने एक एंकर किया एक अच्छे डेफिनेशन से, ऑफ कोर्स लर्निंग द डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये स्टार्टिंग में एक एंकर प्रोवाइड करता है। तो नाउ द एग्जामिनर इज एंटिसिपेटिंग कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है ये बहुत बढ़िया से अभी आने वाला है, उनके दिमाग में ये सिग्नल्स आ रहे हैं। अब हम आते हैं बॉडी पे ना। बॉडी टेल्स एग्जामिनर दैट यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट। क्यों? क्योंकि इट इज गुड फॉर रीडेबिलिटी एंड ऑल्सो फॉर असाइनिंग मार्क्स, क्योंकि जब वो एक नीट वे में डिवाइडेड होती हैं चीजें तो मार्क्स भी असाइन करने में आसान होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं कि किस में कितना मार्क्स किस तरह से बैठाना है, क्या उनके लिए एक प्रॉपर आंसर है, क्या उनके लिए एक मीडियम आंसर है, क्या बिलो एवरेज आंसर है। दे ऑल्सो हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस एंकर इन देयर माइंड। तो चूंकि यहाँ पे वर्ड रिलेटेड है, तो रिलेटेड कैसे है, मतलब कितना सिमिलर है, कितना डिसिमिलर है, अगर कोई इंटरडिपेंडेंस है उनके बीच में, तो ये सभी तमाम चीजें आप वहां पर बताने वाले हैं। और प्लस आप जहां जहां जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, जो आपको लग रहा है वो एग्जाम्पल्स हैं, वो सब डालेंगे, ताकि एग्जामिनर विल बी एबल टू असाइन मार्क्स। उनको मालूम रहेगा कि हाँ ये मुझे यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं तो मुझे इनका मार्क्स इनको देना है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सिमिलैरिटी, ना बोथ डील विद सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। यहाँ पे आप दोनों सोसाइटी के किसी भी एस्पेक्ट से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे फैमिली, कास्ट, रिलीजन, सभी कुछ या तो सोशलॉजिकल कॉमन सेंसिकल नॉलेज से भी लोग एक्सप्लेन करते हैं और सोशलॉजिकल नॉलेज से भी एक्सप्लेन की जाती हैं। जैसे रिलीजन में ही ले लें तो कई बार बोला जाता है कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज से कि कैलामिटीज हैपन बिकॉज गॉड्स आर एंग्री, लेकिन सोशलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसमें आप डरखाइम ला सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि डरखाइम ने इसको सोशलॉजिकली ऐसे इंटरप्रेट किया है कि इट इज अ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिलीजन इज द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन विच लीड्स टू सोशल सॉलिडारिटी। या फिर फैमिली का ही आप एस्पेक्ट ले लें, फैमिली भी कॉमन सेंसिकल नॉलेज से एक्सप्लेन होते हैं, फैमिली के एस्पेक्ट। जैसे कहा जाता है कि जॉइंट फैमिलीज आर नेचुरल टू इंडिया, और ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। लेकिन आप जब इसको सोशोलॉजिस्ट जब समझाते हैं, इसको उस इंटरप्रिटेशन से देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से न्यूक्लियराइजेशन होता है। जॉइंट फैमिलीज अभी भी परसिस्ट करती हैं मॉडिफाइड फॉर्म्स में, एंड इट इज मोर टू डू विद अर्बनाइजेशन एंड विद मोबिलिटी। जो लोगों को जरूरत होती है काम काज के लिए वो बाहर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। एंड फिर वेदर दे आर जोग्राफिकली सेपरेटेड, लेकिन जब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं,
जब त्योहार होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिजेस होते हैं, तो इमोशनली, साइकोलॉजिकली और इन चीज़ों में वो जुड़े हुए हैं, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में वो जुड़े हुए हैं। तो वहां पर आप इसको बता सकते हैं कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन बोथ वेज। तो यहाँ पे आप सिमिलैरिटी दे रहे हैं कि बोथ डील विद सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। अब आप आते हैं डिफरेंसेस इन मेथड। तो ये हमारा कोर है आंसर का। यहाँ पे हम बताएंगे कि कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड बिलीफ, और सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरी। जैसे कि यहाँ पे भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कॉमन सेंसिकल आइडियाज हैं कि पोवर्टी इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस, लेकिन सोशियोलॉजी ऐसी चीजों को नहीं बस पर्सनल और कस्टम और हियरसे पे, एक्सपीरियंस पे मान लेता है, वो उसको एक्सपेरिमेंट करता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थ्योरीज लाता है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, रिसर्च मेथड्स हैं, थ्योरी बिल्डिंग है, तमाम चीजें हैं जिससे उन चीजों को स्टडी किया जाता है। अब आप पीटर बजर का यहाँ पे एक सुंदर सा लाइन है कि सोशियोलॉजी मेक्स द फैमिलियर स्ट्रेंज। फैमिलियर क्या है? हमारा कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। तो बर्जर से सोशियोलॉजी क्वेश्चंस द ऑब्वियस एंड इट इज परफेक्ट फॉर दिस टॉपिक। फिर आप एक और ला सकते हैं, डरखाइम स्टडी ऑफ सुसाइड। ये भी बहुत अच्छा है, क्लासिक एविडेंस है, बिकॉज ही शोड दैट इवन इंडिविजुअल एक्ट हैज सोशल कॉजेस। तो ये हमारे कॉमन सेंसिकल नॉलेज को क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे आपने बहुत ही बढ़िया से साइंटिफिक वर्सेस कॉमन नॉलेज को इलस्ट्रेट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल रोल ऑफ सोशियोलॉजी। कॉमन सेंसिकल नॉलेज के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि ये अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन नहीं करता है, रिफ्लेक्सिव इन नेचर नहीं है, जबकि सोशियोलॉजी क्वेश्चंस अपने भी जो अपने हाइपोथेसिस लेता है उसको क्वेश्चन करता है, एंड इट आल्सो क्वेश्चंस द कॉमन सेंस अजम्पशंस। अभी जो हमने क्वेश्चन एग्जांपल लिया था पॉवर्टी का, तो सोशियोलॉजी लिंक्स इट्स टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, वो डिबंक करता है ये सरफेस बेस्ड बिलीफ को। तो ये यहाँ पे फंक्शन भी दिखा रहा है सोशियोलॉजी का, कि सोशियोलॉजी क्या कर रहा है, इट इज डिबंकिंग द सरफेस बेस्ड बिलीफ बाय पॉइंटिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है कि क्लास, कास्ट, पॉलिसी, इन चीजों पे जा रहा है। अब हम आते हैं इंटरडिपेंडेंस। चूंकि रिलेटेड वाला वर्ड है यहाँ पे, तो इंटरडिपेंडेंस भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये बता रहा है कि सोशियोलॉजी जो है कॉमन सेंस का एंटी नहीं है। कई बार सोशियोलॉजिस्ट जो हैं एवरीडे ऑब्जर्वेशंस को हाइपोथेसिस के रूप में स्टार्ट करते हैं, उसको लेते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं, डेटा से इंटरप्रेट करते हैं, साइंटिफिकली समझते हैं चीजों को। फिर हम फाइनल अपना कंक्लूजन, ये जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है इसका, IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये हमें कभी नहीं छोड़ना है, इसके साथ हमें हमेशा बने रहना है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है। So thus, while sociology and common sense are related through their concern with everyday life, sociology transcends it by adopting scientific rigor, questioning the assumptions, and revealing deeper social realities. तो यहाँ पे आपने एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दिया, आपने दिया, जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है कैसे कॉमन सेंसिकल नॉलेज से आगे ट्रांसेंड कर जाता है। और कैसे ट्रांसेंड कर जाता है, बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव इन नेचर में, और प्लस वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आगे बढ़ता है, और फिर वो जाके जो हमारे डीपर सोशल रियलिटीज हैं उनको हमें समझाता है। तो दिस वे ऑफ आंसरिंग इज बेटर। व्हाई? बिकॉज पहला तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर दिया है। पहले वाले आपने देखा होगा, जो मैंने एग्जांपल बताया था, कि वो एक बिल्कुल ऐसे की तरह रीड हो रहा है, स्ट्रक्चर मिसिंग है। फिर थिंकर्स का एब्सेंस था, एग्जाम्पल्स भी नहीं थे, मतलब इस तरह से अच्छे से एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, तो एग्जामिनर को रीडेबिलिटी आती है, मार्क्स देने में, उनको पुट करने में, असाइन करने में आसानी होती है कि हाँ ये इतना इतना बताया हुआ है। एंड नाउ इट लुक्स लाइक अ सोशियोलॉजिकल आंसर विद सोशियोलॉजिकल टोन, सोशियोलॉजिकल वर्ड्स, पूरा लैंग्वेज यूज का, नॉट जनरल एसे राइटिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और ये बस इनिशियल एक इंट्रो वीडियो था इसके लिए, जो मुझे लगा कि हमें जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और बहुत सारा कंटेंट हम एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, चीज़ों को इन डेप्थ समझ रहे होते हैं, तो उस बार कई बार हमारा जो फोकस है वो फाइनल हम कर क्यों रहे हैं उससे हट जाता है। और चूंकि सब्जेक्ट इतना अच्छा है और उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ते जाता है, तो हम ज़्यादा उस पर फोकस करने लगते हैं और आंसर राइटिंग हमारा कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इसीलिए राइटिंग सोशियोलॉजी, नोइंग सोशियोलॉजी एंड राइटिंग सोशियोलॉजी, क्योंकि हम कर रहे हैं हम फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसके लिए। इसके बाद जैसे
टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन और डायरेक्टिव्स पे, कि यूपीएससी में जो डायरेक्टिव्स दिए होते हैं वो भी हमारे लिए एक टूल है, क्योंकि वो हमें क्लैरिटी दे देते हैं कि कहाँ पे डिफाइन बोला गया, कहाँ एक्सप्लेन बोला गया है, कहाँ क्रिटिकली एग्जामिन, कहाँ पे क्रिटिकली इवेलुएट, कहीं पे हमें कई जगह हमें बैलेंस्ड कंक्लूजन के लिए कहा जाता है, और कई जगह पे हमसे एक्सपेक्टेशन होता है कि हम एक स्टैंड लें, मतलब दोनों में से कोई एक चीज हम चूज करें। तो इस तरह की तमाम चीजें मैंने सोचा है कि आपको बताते जाएंगे वन बाय वन और एग्जाम्पल्स के साथ में। तो दिस इज माय प्लान एंड थैंक यू। और जो नए सब्सक्राइबर्स ने मुझे ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड होप आपको मेरे पहले वाले दिए हुए लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों। एंड प्लीज़ उनको देखिए, और आपका अगर कोई फीडबैक होता है तो प्लीज़ बताइए। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम एज मच एज पॉसिबल, जितना भी संभव है, एंड एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच।